नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्ज़ाम फाइटर में। तो साथियों, अगर आप लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो एकदम इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपके जो एसएससी जीडी में पिछले वर्ष में क्वेश्चन आए थे जीके में, उन क्वेश्चन से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी एक सीरीज हम चला रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए ऐसा होने वाला है कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, तो आपको एंड तक इसमें बने रहना है। उसके बाद जो लास्ट में आपका एक टेस्ट होगा इसी वीडियो में, तो सभी क्वेश्चन को आपको आंसर टिक करना है और उसके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना है, ठीक है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें बोल रहे हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में लोगों को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। तो देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। तो जो मौलिक अधिकार है, अगर हम संविधान की भागों की बात करें तो संविधान का पहला भाग में क्या है, संविधान के दूसरे भाग में क्या है, संविधान के तीसरे भाग में क्या है, इस तरीके से हम भाग पहले देख लेते हैं। तो देखिए, जो संविधान का पहला भाग है उसमें क्या है, उसमें है भारत एक जो है ना संघ और केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का क्या होगा, एक संघ होगा, एक समूह होगा। मतलब भारत के अंदर राज्य भी होंगे और केंद्र शासित प्रदेश भी होंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान के भाग 2 के अंतर्गत क्या आता है, तो संविधान का जो भाग 2 है उसके अंतर्गत आता है नागरिकता। क्या आता है, सिटीजनशिप। मतलब आप लोग किस देश के, अपने जैसे जो अपनी नागरिकता है वो किस देश की है, इस तरीके से नागरिकता से संबंधित है भाग 2। अगर आपसे भाग 3 पूछा जाता है तो भाग 3 क्या है, मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं, तो भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, संविधान का भाग 3, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मतलब जो मौलिक अधिकार हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो जो मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में आते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में क्या आते हैं, मौलिक अधिकार आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में सार्क सचिवालय का मुख्यालय है। तो देखिए, एक सार्क एक जो संस्था है इसका मुख्यालय हमसे पूछा जा रहा है। इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में भी प्रश्न आता है कि इस संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है या फिर उस संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जो सार्क का मुख्यालय है वो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका नेपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो नेपाल में सार्क का मुख्यालय है, ठीक है। आगे अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल की जो राजधानी है उसको क्या कहते हैं, काठमांडू उसको कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको भी एक बार देख लें। जो नेपाल की राजधानी है वो क्या है, काठमांडू है। भूटान की राजधानी क्या है, तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्रीलंका की राजधानी आप लोग एक बार नोट कर लें। इसका अटपटा सा नाम है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। क्या नाम है इसका, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। तो जो ये हो गई अपनी श्रीलंका की राजधानी। अफ़गानिस्तान की राजधानी आप सभी को पता है। अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है, अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल। तो ये इस तरीके से ये हो गई। अब हम बात करें सार्क की, तो सार्क में कितने देश शामिल हैं, तो सार्क में 8 देश शामिल हैं। अब आप लोगों का काम क्या है, अब ये जो सार्क हैं इसके 8 देशों के नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो ये क्वेश्चन तो वही आ गया। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो योजना आयोग ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। योजना आयोग इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, अगर हम योजना आयोग की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 1950। यानी कि जो 1950 में किसकी स्थापना की गई थी, योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अभी देखिए, योजना आयोग का वर्तमान में नाम क्या है, तो वर्तमान में इसका नाम है नीति आयोग। और अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो जो नीति आयोग है इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। कब की गई थी, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अब देखिए, जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, हेड होता है, वो क्या होता है, वो कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वर्तमान का प्रधानमंत्री। यानी कि भारत में जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होगा वो इसका अध्यक्ष होगा, ठीक है।
तो यानी कि अभी वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अगर आपसे उपाध्यक्ष की बात की जाए तो अभी वर्तमान में इसकी उपाध्यक्ष कौन है, तो महिला उपाध्यक्ष हैं, इस वजह से और इम्पोर्टेंट है। इनका नाम है सुमन बेरी। सुमन बेरी इनका नाम है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो सुमन बेरी जो है ना वो इसकी उपाध्यक्ष हैं। अगर आपसे सीईओ के बारे में पूछा जाए कि इसके वर्तमान में सीईओ कौन है, तो अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, आपके क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, ठीक है। तो सुमन बेरी और जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है परमेश्वर अय्यर, नाम है उनका परमेश्वर अय्यर। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एक तो सुमन बेरी क्योंकि ये महिला हैं उस वजह से। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सीईओ कौन है, तो ये सीईओ हाल ही में चेंज हुए हैं और किसे बनाया गया है, तो परमेश्वर अय्यर जी को बनाया गया है सीईओ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि तुगलक वंश के किस शासक ने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। पहला ऑप्शन है घियास उल दीन तुगलक, ठीक, सेकंड ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, थर्ड ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, फोर्थ ऑप्शन है बलमन। देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी जो तुगलक वंश है इसकी बात करते हैं, इसमें बोल रहे हैं कि दिल्ली से देवगिरी राजधानी किसने स्थानांतरित कर दी, तो उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, टिहरी बांध हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध जो टिहरी बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है, तो वो बनाया गया है भागीरथी नदी पर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे राज्य पूछा जाता है कि किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड यानी कि यूके उत्तराखंड में स्थित है। तो आप लोग इस तीनों चीज़ों को नोट कर सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। अभी आप लोगों को एक बात बतानी है, जो इडुक्की परियोजना है, इडुक्की बांध है, वो कहाँ पर है और किस नदी पर स्थित है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो इसमें आपके जो भी डाउट्स होते हैं क्वेश्चन में, एक तो ठंडा ग्रह हो गया, एक गर्म ग्रह हो गया, एक तो छोटा ग्रह हो गया, एक बड़ा ग्रह हो गया, लाल ग्रह, पीला ग्रह, कुछ भी मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लाल पीला हरा नीला। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस को इसमें बनाने वाले हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सौर मंडल की, तो सबसे पहले इसको एक बार सीक्वेंस में आप लोग नोट कर लें। सूर्य के बाद क्या आता है, बुध आएगा, ठीक है, सूर्य बुध, फिर आएगा शुक्र, फिर आएगा पृथ्वी, और फिर उसके बाद मंगल, फिर आएगा बृहस्पति, फिर आएगा शनि, फिर आएगा अरुण, फिर उसके बाद जो लास्ट में बचता है वो क्या बचता है, वरुण बचता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सूर्य से दूरी के हिसाब से, तो जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, सूर्य के सबसे पास ग्रह है, तो सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है, तो बुध हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे दूर ग्रह, यानी कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा बृहस्पति, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो वरुण है वो हो जाएगा इसका आंसर। अभी देखिएगा जो मतलब सूर्य का सबसे ठंडा ग्रह, अभी देखिए यहाँ पे जो सूर्य है इसका तापमान यहाँ पर जाएगा तो ज़्यादा पड़ेगा और यहाँ पर जाएगा तो कम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दूरी बढ़ती जा रही है, तो सूर्य का तापमान में भी अंतर आएगा। तो यहाँ पे इसका ये मतलब होगा कि यहाँ से इसका तापमान बढ़ रहा है, यहाँ पे मतलब जो बुध ग्रह पे इसका तापमान होगा और यहाँ पे इसका तापमान होगा, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होगा इसमें। तो यहाँ पे जो सबसे ठंडा ग्रह है वो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होगा, जो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर स्थित होगा। तो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर स्थित कौन सा है, वरुण है। इस वजह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर स्थित है, इस वजह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वरुण हो जाएगा, यानी कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा, वरुण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह है इसका शुक्र आंसर, ठीक है। तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा जो ग्रह है ना उसका नाम है बुध, ठीक है। तो एक चीज़ ये नोट कर लें। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह है इसका क्या नाम है, बृहस्पति इसका नाम है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह
किन दो ग्रहों के बीच में मिलते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ना, वो बृहस्पति और मंगल के बीच में मिलते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे जो आपके बन सकते थे। अगर आपसे लाल ग्रह पूछा जाता है तो लाल ग्रह आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लाल ग्रह कौन सा ग्रह कहते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि ब्रिटिश माल का बहिष्कार शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किया गया था? पहला ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने स्वदेशी आंदोलन, और सेकंड ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, थर्ड ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, और फोर्थ ऑप्शन है होम रूल आंदोलन। तो देखिए, अगर हम ब्रिटिश माल के बहिष्कार की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा इसका आंसर क्या लगाना है? इसका आंसर लगाना है स्वदेशी आंदोलन। अब ये जो स्वदेशी आंदोलन है वो कब स्टार्ट हुआ था उसके बारे में अभी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं मतलब जैसे आपके में क्वेश्चन का तरीका उसने चेंज कर दिया एग्जामिनर ने, तो आपसे वो इस तरीके से पूछेगा कि आंदोलन का एक सीक्वेंस क्रम में बनाएं, मतलब आंदोलन कौन सा हुआ उसके बाद कौन सा हुआ, इस तरीके से आपका क्रम पूछता है। तो देखिए, जो स्वदेशी आंदोलन है वो कब स्टार्ट हुआ था? 1905 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो भारत छोड़ो आंदोलन है, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में स्टार्ट हुआ था। 1942 में स्टार्ट हुआ था। अगर आपसे असहयोग आंदोलन पूछा जाता है तो असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन। उसी के बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि होम रूल आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो होम रूल जो आंदोलन है वो स्टार्ट हुआ था 1916 में। तो अभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपके सामने चार ऑप्शन हैं इनको एक सीक्वेंस में लगाएं। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले यानी कि 1905 वाला आंदोलन आएगा, यानी कि स्वदेशी आंदोलन। उसके बाद अगर आपसे मतलब और भी सीक्वेंस में लगाना है तो यहाँ पे 1916 वाला आएगा, फिर 1920 वाला आएगा, और लास्ट में क्या जाएगा? 1942 जाएगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इनकी सन आपको एकदम मतलब ऐसे याद करनी है कि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो जो ब्रिटिश माल का बहिष्कार है वो किस आंदोलन के तहत किया गया था? स्वदेशी आंदोलन के तहत किया गया था। ठीक है, चलिए अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, जो मौर्य वंश हैं ये इसमें बहुत से इम्पोर्टेंट शासक रहे हैं और एक बहुत से इम्पोर्टेंट गुरु थे, उनके बारे में आप लोग जरूर याद करें। तो मौर्य वंश के संस्थापक रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिनका नाम है चाणक्य, या फिर आप लोग उनका नाम एक और है विष्णुगुप्त। तो इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं विष्णुगुप्त, या फिर इनका नाम है चाणक्य। तो आप लोग इनको नोट कर लें, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक क्यों इम्पोर्टेंट है? तो अशोक इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके बहुत सारे शिलालेख मिले हैं, और जो एक अशोक का मतलब सारनाथ स्तंभ है उसमें मतलब अशोक का ही संबंध है सारनाथ स्तंभ से। ठीक है, तो ये आप लोग इनको मतलब एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं GIF का पूर्ण रूप क्या है? तो जो GIF का आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है या फिर उसका फुल फॉर्म क्या है। तो अभी हम बात करेंगे GIF के फुल फॉर्म के बारे में। तो जो इसका फुल फॉर्म है वो क्या है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, यानी कि जो ऑप्शन फर्स्ट है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है, या फिर आपसे पूछा जाए कि HTML का पूर्ण रूप क्या है, या फिर आपसे और भी मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं PNG का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं HTTP की, तो HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा इसका आंसर। कैसे? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर आपसे बात करी जाए HTML के बारे में, तो HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि PNG का फुल फॉर्म क्या है, तो PNG का मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि PNG का फुल फॉर्म क्या है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग किस देश की राजधानी, इस तरीके से क्वेश्चन है। ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया और उत्तर कोरिया।
तो देखिए अगर आपको राजधानी याद होंगी तो आप लोग लगाएंगे, और नहीं याद होंगी तो आप लोग एक तो मतलब दो इसमें जीके में क्या रहते हैं चांसेस, जो आपको आता है वो तो आता ही है, लेकिन नहीं आ रहा है तो आप लोग एक तो गलत आंसर टिक कर सकते हो या फिर उसको छोड़ सकते हो। तो जो प्योंगयांग है इसकी राजधानी आपको रटनी ही पड़ेगी, क्या राजधानी है, मतलब किसकी राजधानी है, तो उत्तर कोरिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा आंसर। मलेशिया, मंगोलिया और मालदीव की राजधानी क्या है, उनको भी आप लोग एक बार नोट कर लें। तो जो मालदीव है इसकी राजधानी क्या है, माले। मालदीव की राजधानी क्या है, माले। और मंगोलिया की राजधानी क्या है, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। उलान बटोर, ठीक है, उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। और मलेशिया की अगर आपसे पूछा जाए तो मलेशिया की जो राजधानी है उसका नाम है कुआलालंपुर। क्या नाम है उसका, कुआलालंपुर। तो आप इसको याद कर लें, आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को किस संविधान संशोधन के अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें एकमात्र बार परिवर्तन किया गया था और उसमें ही इसको जोड़ा गया था। अब हमें ये बताना है कि किस संविधान संशोधन के तहत ये चीज़ करी गई थी। तो देखिए अगर हम बात करते हैं संविधान संशोधन के बारे में, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, ये सबसे पहले एक बहुत बड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो आर्टिकल नंबर किसके अंतर्गत आती है, तो आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी, तो वो ली गई थी दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका से ली गई थी संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन के पूछ रहे हैं कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। तो इस संविधान संशोधन के तहत इसमें जो संविधान की प्रस्तावना थी इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे। एक तो अपना समाजवादी हो गया, एक पंथ निरपेक्ष हो गया, एक और हो गया अखंडता। क्या हो गया, अखंडता। तो जो अपना संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन, इसके तहत क्या हुआ था, इसके तहत जोड़ा गया था 3 वर्ड प्रस्तावना में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 वर्ड जोड़े गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन है और 69वां संविधान संशोधन है। तो देखिए अगर हम 44वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, पहले क्या था, मौलिक अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार था वो एक मौलिक अधिकार था, लेकिन जो अपना 44वां संविधान संशोधन हुआ इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके उसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया और उसका अनुच्छेद कौन सा कर दिया गया, अनुच्छेद 301 के अंतर्गत आता है अभी वर्तमान में जो अपना संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ पे जो 86वां संविधान संशोधन है इसके तहत क्या किया गया था, तो इसके तहत जो निःशुल्क शिक्षा है उस आर्टिकल को जोड़ा गया था और आर्टिकल क्या है, आर्टिकल नंबर 21A के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो अपना 69वां संविधान संशोधन है इसके तहत क्या चीज़ जोड़ी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि किदम्बी श्रीकांत निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं, इस तरीके से आपसे इस क्वेश्चन है पूछा। देखिए जो किदम्बी श्रीकांत हैं इसमें क्वेश्चन क्यों आया है आप लोगों को मैं अभी बताता हूं। तो इनका जो संबंध है वो किस खेल से है, बैडमिंटन से है। अभी आप लोगों ने राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम सुने होंगे, तो कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने बैडमिंटन में सिंगल्स यानी कि पुरुष सिंगल्स में, पुरुष एकल में जो बैडमिंटन प्रतियोगिता थी इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। ठीक है, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो किदम्बी श्रीकांत हैं इन्होंने क्या किया था, जो अभी राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 2022 में, इन्होंने इसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। अभी राष्ट्रमंडल खेलों की बात करी जाए तो राष्ट्रमंडल जो खेल थे 2022 के राष्ट्रमंडल खेल, और ये कहाँ पे हुए थे, तो बर्मिंघम में हुए थे, बर्मिंघम। ठीक है, बर्मिंघम में हुए थे राष्ट्रमंडल खेल। इसका शुभंकर क्या था, तो इसका जो शुभंकर था वो क्या था, पेरी द बुल। क्या था, पेरी द बुल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, किदम्बी श्रीकांत का संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। चलिए
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं कि आंग सान सू की निम्नलिखित में से किस देश की पूर्व स्टेट काउंसलर थी। तो देखिए एक नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मतलब बहुत ज़्यादा चर्चित में था ये 2021 में। तो ये जो आंग सान सू की थी जो, वो किस देश की पूर्व चांसलर थी, तो वो थी म्यांमार की पूर्व चांसलर। अब ये आपसे म्यांमार की राजधानी पूछ सकता है, तो म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी है नेपिटाओ, ठीक है, नेपिटाओ, ठीक है, नेपिटाओ। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि दक्षिण कोरिया और श्रीलंका और थाईलैंड की राजधानी क्या है, तो एक बार इनकी राजधानी और इनकी जो मुद्रा हैं उनको आप लोग नोट कर लेना, याद कर लेना और फिर बताना कि इसकी राजधानी क्या है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस वर्ष को दिया गया था। तो अमर्त्य सेन जो भारत के एक वैज्ञानिक थे, भारत के एक अर्थशास्त्री थे, इनको एक नोबेल प्राइज़ मिला था और इन्हें ही पहला नोबेल प्राइज़ मिला था जो अपना नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुआ था 1901 में। तो सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार है वो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 5 क्षेत्र कौन कौन से? एक तो शांति का क्षेत्र हो गया, एक रसायन विज्ञान का क्षेत्र हो गया, एक हो गया अपना शांति का क्षेत्र हो गया, रसायन विज्ञान का क्षेत्र हो गया, भौतिक विज्ञान का क्षेत्र हो गया। 3 क्षेत्र हो गए और 5 क्षेत्रों में ये दिया जाता था, और एक साहित्य का क्षेत्र हो गया और एक हो गया अपना मेडिसिन का क्षेत्र। तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था पहले ये। लेकिन 1968 में जब एक पुरस्कार मतलब अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इसमें ऐड कर दिया गया तो 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। और इन्हें कब मिला था? अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को जब पुरस्कार मिला था वो कब मिला था? 1998 में। तो पहले भारतीय थे, इन्हें मिला था ये पुरस्कार, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। तो नोबेल पुरस्कार यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके एग्ज़ाम में भी एक दिवस ज़रूर पूछा जाता है, तो आपको जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में एक बार पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो किस तारीख को मनाते हैं, तो वो मनाते हैं 29 अगस्त को। अब ये किस वजह से मनाते हैं? तो ये है जो मेजर ध्यानचंद्र थे, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनके जन्मदिवस पर इस दिन को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे बात की जाए कि राष्ट्रीय खेल दिवस हो गया, ठीक है। अब आपसे अगर बात की जाए कि मैं थोड़े से आपको इम्पोर्टेंट डेज बता रहा हूँ तो आप लोग उनको नोट कर सकते हैं। एक आपके सामने 9 जनवरी को एक प्रवासी भारतीय दिवस होता है। क्या होता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को होता है। अब ये 2023 में कहाँ पर आयोजित होने वाला है? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित होने वाला है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इसका आयोजन होगा। इसमें किस देश के राष्ट्रपति आने वाले हैं, ये हाल ही का कमेंट में विषय है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मतलब किस देश के राष्ट्रपति इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी और एक हो गया 24 जनवरी। 26 जनवरी को आप सभी लोगों को पता है कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक 26 नवंबर हो गया। क्या हो गया? एक 26 नवंबर हो गया। इस दिन क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में इस दिन मनाया जाता है, क्योंकि अपना जो संविधान था, भारतीय संविधान था, इस दिन बन करके तैयार हो गया था, इसलिए इसे 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मानवाधिकार दिवस है वो कब मनाते हैं, तो वो मनाते हैं 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी मैं आपको 3 इम्पोर्टेंट और बताऊंगा। एक तो आप लोग नोट कर लें 22 मार्च, एक आप लोग नोट कर लें 22 अप्रैल और एक आप लोग नोट कर लें 22 मई, ठीक है। आप देखिए जो 22 मई है इसको मनाते हैं जैव विविधता दिवस, ठीक है। जैव विविधता दिवस मनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं 22 मई को। अगर आपसे पूछा जाए कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। क्या मनाते हैं? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो 22 मार्च है इसको क्या मनाते हैं? जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस। उसके बाद अगर आपसे एक चीज़ और पूछी जा सकती है, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है,
इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2022 है वो किसे मिला है? वो मिला है सुष्मिता सेन को। सीधा सीधा करेंट का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी आपका टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। अब आप लोगों को इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया था? अगर आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि टेस्ट में आपको बताना है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से आप लोग बताइएगा कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है।